Hi guys, good morning, good afternoon. Welcome to Target UPSC. We all had one hell of a day yesterday. A lot of students reached out to us saying that the paper comparatively were easy than last year. But even better than that, most of our students did really well. So kudos to you, congratulations for that. बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है स्पेशली सिग्मा सी सैट बैच का, क्योंकि जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स के उन कंसेप्ट से सॉल्व हो पा रहे थे. सो व्हाट वी विल डू इज विल क्विकली गो थ्रू द सेट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर की होना चाहिए, बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग कंबाइंड. एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कल स्टूडेंट्स लोगों से, काफ़ी अच्छा सुनने को मिला कि इजी था उनके लिए पेपर. सी क्वेश्चन पेपर वाज नॉट दैट इजी टू बी ऑनेस्ट, बट आई गेस दोज हु स्टडीड रियली वेल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा क्वेश्चन पेपर. थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु reached out to me, Sudarshan sir, giving feedback for the batches that we ran for last 6 months, 1 year, right? तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया. 7 घंटे का एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसमें 4 घंटे हमने सिर्फ इंग्लिश पे बात की थी, 3 घंटे क्वांट्स और रीजनिंग पे बात की थी. बहुत सारे कंसेप्ट जो हमने उस वीडियोस में कवर किए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व हो रहे थे. सो थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट यू हैव बीन गिविंग अस. हम लोगों ने हमारा एक आंसर की बनाया है. सो होपफुली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वेयर यू कैन एक्सेस दिस आंसर की एंड नो फॉर योर सेल्फ वेयर यू स्टैंड. एक दो क्वेश्चन है जिनमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्या हो सकता है. आई एम रियली नॉट श्योर हाउ यूपीएससी वुड ट्रीट दोज क्वेश्चंस, तो वो डिस्कस करेंगे अभी. बट मोर और लेस जो ये हम लोगों ने की बनाया है, इट इज इन लाइन विद ऑल दी अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. एंड मैंने क्रॉस चेक किया है, मैंने अपना खुद का की भी बनाया है और दोनों का कंबाइन करके ये नियर नियर कंप्लीट नियर एक्यूरेट की हम लोगों ने बनाया हुआ है. जिस तरह से मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, सुदर्शन सर से, बाकी एक्सपर्ट से बात किया है, 90 ±2 और लेट्स से 92 ±2 के अराउंड कुछ कट ऑफ जाने वाला है. ओके, ये हमारा प्रेडिक्शन है, सुदर्शन सर का प्रेडिक्शन है. उनके प्रेडिक्शन लास्ट 3 साल से हमेशा एक्यूरेट रहे हैं. ही ऑल्सो हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ही वॉज अ ऑफिसर हिमसेल्फ, तो वो काफ़ी जानकारी रखते हैं कि कैसा कट ऑफ वेरी करता है बेस्ड ऑन हाउ द क्वेश्चन पेपर वॉज. तो जो लोग भी इस की के हिसाब से, इफ यू आर इन द रेंज ऑफ 88, 90, 92 और 90 प्लस के रेंज में अगर आप हो, स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल. ऑलरेडी सी सैट 15 दिन 20 दिन से लेट हो चुका है और मेंस के लिए ऑलरेडी उतना कम टाइम अभी बचेगा. तो if you are someone based on this key, you feel you are somewhere in the range of 90 or late 80s, early 90s or even 90 plus, start your mains preparation as soon as possible. संकल्प बैच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है लास्ट ईयर. रिकॉर्ड ब्रेकिंग 25 ऑफ द रैंकर्स हमारे संकल्प बैच से निकले हैं लास्ट ईयर. सो डू गो इन, चेक आउट इन द कमेंट फॉर मोर डिटेल्स ऑन द बैच. And if you are in the range of 90s, definitely enroll and start your mains preparation as soon as possible. Okay, चलो with that context, let's get into it. आंसर की डिस्कस करते हैं. सो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ, ये सेट ए क्वेश्चन पेपर है और मैंने इस पे अपने आंसर्स कुछ मार्क किए हैं. थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं आपको बताऊंगा कि why I feel those answers that I have marked. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये इंग्लिश का था. दिस वाज मोर अबाउट फूड वेस्टेज एंड हाउ बेसिकली मैन मेड एक्टिविटीज एंड इवन नेचुरल एक्टिविटीज दोनों को मिला के कैसा फूड वेस्ट हो रहा है. अगर यहाँ पे आप देखोगे, फूड इज लॉस्ट थ्रू आउट द सप्लाई चेन बोला है, यहाँ पे बोला है लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो काफी सारे रीजंस बताए हैं ऑथर ने. अगेन इन दिस केस ऑथर ने
पूरे पैसेज में प्रॉब्लम डिस्कस किया है. स्टूडेंट्स फ्रॉम माय सिग्मा सीसैट बैच, दे नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पैसेजेस जनरली वी गेट. एक पैसेज इसमें होता है सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस होता है, एक पैसेज होता है जिसमें प्रॉब्लम और उसके एक प्रोबेबल सॉल्यूशन भी डिस्कस करता है ऑथर. सो इन दिस केस आखिरी में जस्ट ऑथर ने एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन दिया है कि एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज इन इज क्रिटिकल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ फूड सस्टेनेबिलिटी. सो डायरेक्टली सॉल्यूशन का बात नहीं किया है, बोला है कि ये सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट. सो ऑल इन ऑल दिस वाज अ पैसेज वेयर ओनली प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड एंड सॉल्यूशन per se is not directly discussed. So which of the following rational inferences that can be drawn, इसका मैंने 2 and 3 मार्क किया है. इसका जो सबसे पहला स्टेटमेंट है 1, वो डायरेक्टली रूल आउट हो जाता है solely इस वर्ड की वजह से. रिमेंबर वी डिस्कस्ड इन आवर बैच वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, BANE, B यानी ब्रॉड, एलियन, नैरो और एक्सट्रीम, राइट. सो ये वाला ऑप्शन एक्सट्रीम वाले कैटेगरी में आता है. सोनली, ओनली, ऑलवेज, नेवर, बेस्ट, वर्स्ट, ऑल, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, कैनॉट, राइट, शुड नॉट, समथिंग लाइक दिस विच आर एक्सट्रीम इन नेचर, जनरली वो आंसर नहीं होता है क्योंकि यूपीएससी में पैसेज जो आते हैं जनरली दे आर नॉट एक्सट्रीम इन नेचर. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन वर्ड यू कैन क्लियरली एलिमिनेट ऑप्शन 1 और स्टेटमेंट 1. और एक बार आप वो कर दोगे तो ए, सी और डी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. 2 and 3 इज द ओनली आंसर रिमेनिंग. ओके, 2 और 3 इन अ वे पैसेज में दिया हुआ भी है, इन पर कर सकते हैं आप. तो एनीवे दैट एनीवे इज द आंसर. सेकेंड ऑन द सेम पैसेज वाज assumption question. Remember in my video we had discussed assumptions in length, right. A premise, a conclusion, उन दोनों को जो जोड़ता है वो होता है assumption. तो इस केस में ये दोनों ही assumption बन के आ रहे थे. One of the tests that we do for assumption is just check with, according to passage, would you agree with these two statements or not, or in a way would you say whether these two statements are true or false. ये दोनों भी statement true हो रहे हैं इस passage के base पे. The food distribution process need to be reimagined, ये उसने आखिरी में बोला है that we need to address the loss in form which is critical and complete for better efficiency and food sustainability. Ensuring the reduction of waste is social and moral responsibility of all citizens. ये भी आप in a way assume कर सकते हो. Why? क्योंकि ऑथर ने ये नहीं बोला है कि सिर्फ नेचुरल रीजंस के कारण ही फूड वेस्टेज होता है. ऑथर otherwise why would author mention something like land degradation, deforestation, unsustainable agricultural practices? These are all man-made reasons. सो इन अ वे ऑथर कह रहा है कि एक सिटीजन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फूड वेस्टेज को सीरियसली ले एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, राइट. सो आई गेस ए और 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट वर्क करते हैं. सो बोथ 1 and 2 वुड बी द आंसर इन दिस केस. ओके, ये दूसरा था. दिस वाज मोर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फ्लेशन. तो जनरली इकोनॉमिक्स में क्लासिक थ्योरी होता है कि there are 2 levers in which a country runs. एक लीवर होता है सेंट्रल बैंक के पास. so in case of India it's RBI, they manage the monetary policy. एक लीवर होता है गवर्नमेंट के पास, वो करते हैं फिस्कल पॉलिसी वाया वेरियस बजट्स, राइट. तो दोनों का कॉम्बिनेशन से एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन और GDP ये सारी चीजें मैटर करती है. And in order to kind of make sure your economy is performing well, you need a combination of both monetary policy and budgetary or fiscal policy by the government, right. So in a way इस पैसेज में ये बोला गया है कि जो monetary policy है sometimes it fails or it may fail, क्योंकि जो बजटरी पॉलिसी होता है वो कभी कभी मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है. मीनिंग गवर्नमेंट मेजर्स माइट कॉन्ट्राडिक्ट समटाइम्स द आरबीआई मेजर्स. सो इन दैट केस जो आरबीआई अगर इन्फ्लेशन कम करना चाह रहा है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, मे बी गवर्नमेंट मेजर्स आर नॉट इन लाइन विथ व्हाट आरबीआई इज डूइंग एंड मे बी द इफेक्ट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट आरबीआई इंटेंडेड, राइट. तो वो इस चीज में डिस्कस किया हुआ है दैट the risk of monetary unwilling is greater when public debt rises. Public debt is basically government borrowings. अगर वो बढ़ जाता है
तो रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमोरिंग मीनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। सो इन वे ऑथर कह रहा है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी थोड़ा तो मैच होना चाहिए या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ इफेक्टिवनेस इन योर इकोनॉमी। सो इस केस में मोर रैशनल इन्फरेंस, सेंट्रल बैंक्स कैनॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। तो यहाँ पे जो एक ये वर्ड है कैनॉट, इट मेक्स इट अ लिटिल टू एक्सट्रीम। ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट डजंट back with its budgetary policy, monetary policy will never be able to reduce inflation. ऐसा नहीं होता है। Inflation is managed by monetary policy. There are many measures that RBI can take which may or may not depend on how government responds, और उसकी वजह से inflation कम हो सकता है। But going to an extent and say RBI cannot do anything unless government supports it, this is a little too extreme. So it says cannot bring, तो ये थोड़ा extreme हो जाता है। The effects of monetary policy depends on fiscal policies pursued by the government. तो ये थोड़ा सा आप इन्फर कर सकते हो। ऑथर कह रहा है fiscal policies is basically what government proposes, monetary policy is what RBI proposes. एक का इफेक्ट दूसरे पे डिपेंड होता है। इन अ वे ऑथर ने वही बोला है थ्रू आउट द पैसेज। सो बी और टू ओनली वुड बी माई आंसर इन दिस केस। Based on the above passage, following assumptions have been made. Fiscal policies of governments are solely responsible. Again, an extreme word. एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है क्या? ऐसा नहीं है, ऑथर ने उल्टा बोला है। दोनों चीजों का मिक्स होना बहुत जरूरी है। सो नॉट एन आंसर। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये कहीं ना कहीं बात नहीं कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। इफ यू आर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट मे बी आप फार-फेच्ड इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, बट इस पैसेज पे आप ये नहीं कह सकते कि ऑथर ने ये अज्यूम किया होगा कि हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये दिमाग में रख के ऑथर ने ये पैसेज शायद नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज अदरवाइज ऑथर वुड हैव मेंशन्ड इट समवेयर। तो ये ऑथर ने कहीं मेंशन नहीं किया है, तो ये भी अजम्पशन नहीं है। सो डी दिल्ली नीदर 1 और 2 वुड बी आंसर। फिफ्थ, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स। इस केस में आपको बस एक देखना है कि जो भी एक आपका क्यूब होता है, राइट, ये अगर आपका मान लो क्यूब है, अगर आपको 4 हिस्से करने हैं तो 3 कट एक एज पे आपको मारना पड़ेगा, 3 कट ये एज पे मारना पड़ेगा जो कि इधर ऐसा आएगा, और 3 कट आपको इस एज पे मारना पड़ेगा, राइट। सो इन वे आपको 3 कट एक साइड पे होने चाहिए। ऐसे क्यूब में 6 साइड्स होते हैं, जिसमें 3 साइड्स होती है विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू अदर 3 साइड्स। सो बेसिकली आपको 3 कट ऑन 3 साइड्स, इन अ वे आपको 9 कट्स लगेंगे इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन 64 स्मॉलर क्यूब्स। ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला था। इसमें यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ हिट एंड रन्स इन दिस केस, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू बोला नहीं गया है कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, प्लस माइनस और क्रॉस। लेकिन एक चीज इसमें बोली गई है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा, वी हैड डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव नंबर वर्सेस अ नॉन नेगेटिव नंबर, राइट। और ये इस पे हमने एक्सटेंसिवली बात की थी कि पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा, नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होगा, राइट। सो ये कह रहा है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकता है। सो ऑल आई हैड टू चेक whether this particular expression with usage of this symbol can lead to 0 or not, क्योंकि 0 एक ऑप्शन है और जो सबसे लोएस्ट है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं इसको 0 कैसे बनाऊं, एंड वन वे टू डू दैट इज 5 - 4 - 3, ये हो गया -2 -2 सो ये था 5 - 4 - 3, अच्छा सॉरी +2, या करेक्ट, +2 and into 1. So 5 - 4 is 1, 1 - 3 is -2, -2 + 2 is 0, 0 into 1 is 0, और 0 सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, so that definitely has to be your answer. Okay. Then question number 7, straight away straightforward question. K का वैल्यू अगर मैं 1 इमेजिन कर लूँ, so if number of men and number of days are inversely proportional, तो अगर number of
डेज 6K का 5K हो रहा है, तो नंबर ऑफ मेन 5 का 6 होना चाहिए। 5 to 6 कितना हो जाता है आपका? 5 to 6 is a 20% increase. Classic percentage calculation question. 1 by 5, 20% is the answer. Again, time and work question extensively discussed in the class. इसका अगर आप 6 hours, 8 hours, 8 hours का आप LCM ले लोगे तो आ जाता है 24. So assume total work is 24 units, right? ये हमने डिस्कस भी किया था कि when you have number of hours or number of days given, take LCM, assume that is the total work. तो अगर A, B, C 3 लोग है, A का कैपेसिटी हो गया और एफिशिएंसी हो गया 24 यूनिट्स इन 6 days, so 4 units per day, this is 3 units per day, this is 3 units per day. और इस केस में अगर आपको अगर 24 यूनिट्स ऑफ वर्क चाहिए एंड अ पर्सन कैन नॉट वर्क ऑन कंसेक्यूटिव आवर्स, तो और ये कम से कम टाइम में खत्म करना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ए ज्यादा से ज्यादा काम करे, क्योंकि वो 1 घंटे में ज्यादा काम करता है. सो यू स्टार्ट विथ ए, go with B or C, again come back with A, go with B or C, come back with A, go with B or C. तो ये अगर आप 6 घंटे कर लोगे तो ऐसा 21 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा. 3 यूनिट्स ऑफ वर्क बाकी है, और वो कौन करेगा? ये वाला काम आपका A करेगा. तो A अगर 1 घंटे में 4 यूनिट ऑफ वर्क करता है तो 3 यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए 45 मिनट्स लगेगा. सो 6 hours 45 minutes was the answer in this case. Question number 9, how many consecutive zeros? Again, number system question. In a way, I mean, easy question, but थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. My batch students, we have solved such questions before, if you remember. In this case, जो एक 10 होता है, which constitutes a zero, is combination of 2 and 5. So ultimately, we have to find number of 2s and number of 5s, right? अब ये अगर आप सीरीज देखोगे, इसमें नंबर ऑफ टूज बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 है, 4 है, 6, 8, 10. देयर आर मल्टीपल इवन नंबर्स इन दिस सीरीज. सो डेफिनेटली नंबर ऑफ टूज विल बी फार मोर देन नंबर ऑफ 5s. सो जो नंबर ऑफ जीरोज है वुड बी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ 5s. और ये नंबर ऑफ 5s कैसा डिटरमाइन होगा? तो नंबर ऑफ 5s विल बी डिटरमाइंड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5. तो इसमें 5 raised to 5 है एक, फिर इसके बाद 10 raised to 10 होगा, 15 raised to 15 होगा, 20 raised to 20 होगा, और 25 raised to 25 होगा. इस केस में 5 नंबर ऑफ 5s निकलेंगे, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और 25 जो नंबर है वो 5 स्क्वायर है. सो इन इस केस में 2 into 25 5s निकलेंगे. टोटल अगर आप करके देखोगे तो ये आ जाता है 5, ओके सॉरी 5 raised to, सो इन सब का डबल होगा, एक्चुअली इन सब का डबल होगा. So 5 plus 15 plus 5 is 20 plus 20 is so 50 into 2, 50 okay 50 plus 50 100 into 2 200. So 200 number of zeros आपके बन के आते हैं इस केस में. Your answer is D, Delhi. ये वाला क्वेश्चन अगेन, यू नीडेड अ नंबर विच इज स्क्वायर एंड अ क्यूब एट द सेम टाइम. तो ऐसे कौन से नंबर है? सबसे पहला नंबर आता है 64, दूसरा नंबर आता है 729 एंड सो ऑन. सो 64 अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट डे पे आप 1 सेव करोगे, नेक्स्ट डे पे आप 3 करोगे, देन 5, देन 7, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इफ यू रिमेंबर, दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड नॉड नेचुरल नंबर्स. इसका आंसर होता है n स्क्वायर. और अगर 64 होना चाहिए तो n कितना होना चाहिए? 8, मतलब 8th of Jan, राइट? अगेन दिस वाज अ सिटी प्लानिंग रिलेटेड पैसेज, ठीक है. इसका आंसर आता है, जो फर्स्ट का आंसर है, यहाँ पे ऑथर ने बोला हुआ है कि इंडिया का जिक्र किया है सबसे एंड में. प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट. सो इन अ वे ऑथर इज एडमायरिंग द सिटीज दैट आर न्यूयॉर्क, पेरिस एंड अदर्स. वो कह रहा है कि वहाँ का जो
सिटी का प्लानिंग है is much better than what we have in India, right? Or it at least differs from West, meaning we don't have exact or we don't have similar planning mechanism in India, is what author is saying, right? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस? तो ऑथर कह रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने बात की है सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स। मीनिंग एक आप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलो, जो कि आप मैथमेटिकल डेटा मॉडल्स कर रहे हो, दैट डजंट मीन दैट यू ओनली टेक इनटू कंसिडरेशन डेटा एंड नंबर. Author says also take into consideration the cultural desires, social and spatial desires and all, right? So उसी को कहते हैं interdisciplinary approach, that you take all the other disciplines also into account while coming up with a model. 12th का आंसर I would mark 1 only here, क्योंकि यहाँ पे जो assumption की बात हो रही है, India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन प्रोफेशनल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन प्रैक्टिस. इसको अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज में अगर मैं देखूं तो अर्बन प्रोफेशनल आई थिंक मीन्स पीपल हु आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड और एटलीस्ट आर प्रोफेशनली बेटर इन मैनेजिंग अर्बन लैंडस्केप, or those who have been practicing the urban landscape, right? तो ये मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, but I have also looked at other experts. They are saying urban professionals mean any professional living in an urban area. I'm not really sure, otherwise you would call them urban citizens or urban people. What do you mean by urban professionals? So kahin na kahin, I think this is still in line with what author was thinking, where author says urban professionals in a way translates to urban planners, urban practices and all. तो मेरे हिसाब से आंसर 1 इसका स्टेटमेंट 1 assumption हो सकता है, but only we will see how UPSC looks at it. But according to me, urban professionals I would still consider at someone who is professional in urban planning. 2 definitely is not the answer. No capacity or potential, basically saying कि Indian universities are not equipped enough. ऐसा नहीं है. Maybe Indian universities are good at maybe urban planning also, but maybe they don't get enough funding, or maybe not many people pursue that line of education. Anything could be reason. पर आप ऐसा outrightly नहीं कह सकते कि यार इंडिया में ये होता ही नहीं है. Maybe इंडिया में ये होता हो, people are not aware, or maybe not many people are ready to take up such courses, or anything could be reason. So I cannot say this is an assumption. I would mark 1 only in this case. Not every, so this was more about expression or freedom of expression on internet. So author कह रहा है people with huge pockets command more audience, meaning they have higher penetration, higher visibility than those who may not be willing to spend to gain more visibility, right? So in a way ये कह रहा है कि how those voices or voices that are visible or heard majorly directly or indirectly translates into changing your political beliefs or political actions, right? So कहीं ना कहीं author ये कह रहा है कि social media, internet and what is its connection with the politics or political discussions or debates, right? Which of the following represents central idea of the passage? तो यहाँ पे मैं B मार्क करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बोला गया है, if you see with high capital can pay for more space, meaning what? Social media is a place where you pay and get more voices or more ears to be more ears to hear you, right? So यहाँ पे ये कह रहा है कि this is not ideal or moral institution, but product builds for companies to make profits. Yes, because the ones who have higher or deep pockets will go and eventually spend on social media. Which of the following passage assumptions? Internet is not inclusive enough.
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई डिफर विथ अदर एक्सपर्ट्स हु हैव रिलीज देयर की इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। इसका मतलब क्या हो जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिविटी वर्सेस इक्विटी, राइट। जो ऑथर ने बोला है वो इक्विटी के बारे में बोला है, मीनिंग some people are raising their voices but they are not getting heard. Why? Because those who are paying more are able to be heard more than those who are not paying. इंक्लूसिविटी ये होता है कि यू आर नॉट इंक्लूडेड और यू आर नॉट वेलकम टू वॉइस योर ओपिनियन। सो ऑथर ये नहीं कह रहा है कि यू कैन नॉट वॉइस योर ओपिनियन। ऑथर इज सिंपली सेइंग पीपल हु हैव not every voice on the internet commands the same kind of audience, meaning there are various kinds of voices but not everything will find an audience to it. What does that mean? Key voices are heard, so you cannot say internet is not inclusive. We can say that internet is not equitable. Then I guess this assumption would have been true. But saying that it is not inclusive enough, I guess author has not said that. Author has simply said it may or may not be inclusive, but it's definitely not equitable. Not all voices are heard in a popular manner or to an extent, right? So यहाँ पे I differ a little more with other experts because they are, I believe what they are trying to say or their meaning of inclusivity is actually coming out to be equity. They are saying not everybody is getting equal chance. ऐसा नहीं है, equal chance सबको मिल रहा है पर सबको अपना voice they are not able to make sure that their voices are heard. वो problem है, right? So one I would not mark as the answer. 2, internet can adversely affect the quality of politics in a country. That anyway author has directly mentioned in the passage. So 2 is what I would mark. Question number 15, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे और अगर ऑप्शन देखोगे सो 2, 3 और 37 की ही बात हो रही है। आई नो फॉर श्योर दैट this particular number is an odd number. Why? Because this number is even, this number is odd, even plus odd is odd, an odd number will never be divisible by 2. So एक ही ऑप्शन है जो कह रहा है everything but not 2. बाकी हर ऑप्शन कह रहा है कि 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा. So those 3 can be eliminated. Only B Bombay is correct in this case. 16 again straightforward mixture allegation question. 20% is the answer. You can check. What is the rightmost digit preceding the zeros? Again a very classic concept. Detail में discuss किया था बैच में. 30⁻30 का जो फैक्टराइजेशन होगा और अगर मैं इसका नॉन जीरो डिजिट की बात करूं तो ये तो सारे जीरोस दे देगा. तो नॉन जीरो की जो नॉन जीरो डिजिट रहेगा वो सिर्फ 3 में से आएंगे. एंड 3 का साइक्लिसिटी इज 4 बिकॉज 3, 9, 7, 1 इसी साइकिल में 3 का पावर का यूनिट डिजिट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग. सो 3⁻30 कैन बी रिटन एज 3⁴k + 2 which in a way is 3 square, which in a way is 9. So D Delhi 9 is the answer in this case. 18, 421, 427 when divided by the number leave the remainder 1. That means 420 and 426 are 420 and 426 are divisible by these two numbers or are completely divisible by the numbers which are giving remainder as 1 in case of 421 and 427. तो इसका अगर आप सारे कॉमन फैक्टर्स निकालोगे तो वो बन के आते हैं 1, 2, 3 और 6. These are the common factors between 420 and 426. Now 1 cannot be a factor which gives remainder of 1 क्योंकि if you divide something by 1 you cannot have a remainder as 1. So only other numbers that are remaining are 2, 3 and 6 which is C in this case, 3 numbers. 19, again all you had to do here was find the HCF 399, 532 because you don't want to mix the two liquids. At the same time you don't want a particular bottle to be half filled or not completely filled. So in that case एक HCF ही होगा
जो एक नंबर ऑफ 399 और 532 के नंबर ऑफ बॉटल्स इन इंटीजर बना पाएगा। तो वो अगर आप देखोगे तो आता है 133। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेस आर पॉसिबल। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 133? यू कैन हैव 1 liter बॉटल, 133 is I guess 19 into 7, so 7 liter bottle is possible, 19 liter bottle is possible, and 133 liter bottle is possible. So there are 4 bottles that are possible. Consider the following statements with respect to, तो ये जो अगर है, so this one I have solved, let me check. तो इसमें जो होता है ना, so there are, so 2 3 5 अगर आप लोगे तो सम आ जाएगा 10, 2 3 7 लोगे तो सम आएगा 12, 2 5 7, 2 5 सॉरी 2 5 7 तो सम आ जाएगा 14, एंड देन 3 5 7 सम आ जाएगा 15. सो यूनिट डिजिट में 0 है, यूनिट डिजिट में 5 है, पर देर इज नो 9 एट द यूनिट डिजिट. सो 1 and 3 वुड बी द आंसर इन दिस केस. Okay. This was about how class 8 standard students or school or the schooling that students are getting is not directly translating into them being employable. तो ये वो वाला पैसेज था. 21st का जो आंसर है वो मैंने डी मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर अजम्पशन की बात हो रही है, यहाँ पे बोला है कि फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट्स. ऐसा कहीं कंपैरिजन नहीं किया है ऑथर ने. ऑथर कह रहा है दोनों को जरूरी है कि अपने अपने बच्चों का ख्याल रखे. सो पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट्स both may or may not be equally responsible, but author has definitely not compared that one is more responsible than the other. तो ये तो मैं नहीं कर सकता मार्क. टू स्कूल करिकुलम दैट रिक्वायरमेंट्स यूनिफॉर्म, मैं एड्रेस द इशू ब्रॉट आउट. सो सिर्फ स्कूल करिकुलम से रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, राइट? ओनली स्कूल करिकुलम विल नॉट बी एबल टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. उसके अलावा आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे, अच्छा टेस्टिंग मैकेनिज्म चाहिए होगा. Then you need customizable curriculum, customizable syllabus where a student based on his or her areas of interest and expertise can take up that as a career option. But author कह रहा है वो सब नहीं हो रहा है अभी. So only school curriculum change करने से we cannot say that all the problems will be solved. I guess we would need a lot more other factors to fall in place before things change. So in that case I had marked neither 1 or 2 in that. ये वाला क्वेश्चन में आई मार्क्ड सी एज द आंसर बिकॉज देयर वर क्लियर प्रॉब्लम इन ए बी एंड डी. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नॉट डिस्कस, मॉनिटरी इंसेंटिव्स नॉट डिस्कस, एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड नॉट डिस्कस. सो सी इज द आंसर इन दिस केस विच इज अप्रोप्रिएट. ये थोड़ा ट्रिकी पैसेज था इस केस में. इवन आई एम नॉट श्योर व्हाट शुड बी द आंसर. इसका मैंने डी मार्क किया है अभी के लिए. साइंस मस्ट परस्यू द ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. सो ऑथर ने इस पैसेज में इन अ वे ये कहा है कि पहले जो था, और एटलीस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, साइंस का काम था ट्रुथ बाहर लाना, एंड दैट्स इट. यू जस्ट इन्वेस्टिगेट एंड ब्रिंग आउट द ट्रुथ. बट इन द एंड ऑथर हैज सेड कि science responsibility is not only that, it is far more than that. Now science is able to do social welfare, science is able to influence society in positive or in negative manner, but science is not only about bringing the truth out, it's now more about how do you influence a society or welfare at whole, right? So in that case I would mark D Delhi as the answer, that but be responsible for social welfare also. बट कहीं ना कहीं मेरे को बी में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था. तो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ यूपीएससी वुड लुक एट इट, बट इन माय केस आई वुड मार्क डी दिल्ली एज द आंसर फॉर दिस इन दिस केस, राइट? दिस इज सीसैट 2023 में यही क्वेश्चन था. सेम सीक्वेंस, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी,
और ए बी सी डी डी, 2A, 2B, 2C, 2D. So answer was A, C, D. So those who had attempted my or who were part of my classes, we had done extensive PYQs. तो आपको ये पता होगा कि ये ऐसे का ऐसा ही आंसर पिछले साल आया था, सेम सीक्वेंस पूछा गया था, ब्लैंक सिर्फ अलग थी, बट सीक्वेंस सेम था. 25th, this is more from a partnership point of view. If you remember, profit share is equal to your equity share. In such question we assume that, and equity share is basically depends on your time multiplied by investment. So time into investment का अगर आप प्रोडक्ट लोगे, उसका रेशो इन दोनों के लिए should be the same ratio in which profit is distributed. वो I guess 3:2 आता है. एक का शेयर 16,000 आता है और दूसरे का 16,000 प्लस 14,000, 30,000 आंसर बन के आता है. 26 अगेन 100 एक का सैलरी ले लो तो दूसरे का सैलरी 80 हो जाएगा, तीसरे का सैलरी 64 हो जाएगा, राइट. हाउ मच सैलरी, सो ये 36 ओवर 64, इसका अगर परसेंटेज कन्वर्जन करोगे तो 66.25. This is again 400 to 25. How much is the percentage change? Classic question, 93.75 आंसर आता है. परसेंटेज चेंज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 सेट वाला क्वेश्चन था. ये दो सर्कल बनाने थे. यहाँ पे आएगा 65 आता है, यहाँ पे 15 आता है, यहाँ पे 5 आता है. दिस इज इंग्लिश पास्ट, दिस इज हिंदी पास्ट, और 15 आता है बाहर जो फेल हो गए. सो ओनली वन सब्जेक्ट पास कौन से है, ये 15 है और ये 5 है, दोनों 20 आ जाता है आंसर. सॉरी 29 स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वाला क्वेश्चन है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ हाउ द सेंटेंस वर फॉर्म, बट डुएबल था. 30 इयर्स आंसर आता है. 3 अननोन्स बनते हैं आपके. आई गेस फादर का एज 80 आता है और सन का एज 50 आता है. यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल अपलोड द डिटेल सॉल्यूशन. 30 इयर्स इसका आंसर आता है. ये स्ट्रेट अवे मेट्रिक सिस्टम के क्वेश्चन था. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, दैट वाज करेक्ट. 1 टन इज 1000 kg, दैट वाज आल्सो करेक्ट. और 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर आता है. आई हर्ड स्टूडेंट्स, ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं था, तो 1 और 2 काफियों को पता था, बट 3 भी सही है इन दिस केस. 1 हेक्टर इज 10,000 मीटर स्क्वायर एज वेल. ये था द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. सो यहाँ पे बेसिकली ऑथर कह रहा है कि साइंस को देखो, हिस्ट्री ऑफ साइंस देखो और मैनकाइंड देखो, तो आपको हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मिलेगा. सो बेसिकली ऑथर इज सेइंग हिस्ट्री ऑफ साइंस प्लस अगर आप मैनकाइंड देखो विच इज टुडे, दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पता चलेगा, राइट. सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. बट क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे. ऑप्शंस आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं क्या मार्क करूंगा. इन दिस केस आई एम मार्किंग वन और नीदर. ये बोल रहा है emphatically conveyed by the author, without science mankind could not have continued to exist till today. अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑथर ने बोला है कि they cannot be divorced from each other. Where was that? Yeah, science and mankind cannot be divorced from time to time at men's convenience. ऑथर कह रहा है both go hand in hand, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही मैनकाइंड चलता है, ऐसा बोला गया है. So without science mankind could not have continued to exist till today. क्या मैं ये बोल सकता हूँ मे बी और मे बी नॉट, आई एम नॉट रियली श्योर कि यूपीएससी उसको कैसा देखता है. सो इन माई केस आई एम कंफ्यूज बिटवीन वन ओनली और नीदर वन और टू. ये तो पक्का नहीं है. इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, ऐसा नहीं है. नॉट ओनली साइंस, साइंस प्लस मैनकाइंड दोनों का कॉम्बिनेशन से मैनकाइंड का what do you say, ultimately the future will be decided both for science as well as mankind, right. So ये तो पक्का नहीं था 2, but 1 I am not really sure. Let me know in the comment if you have any views on this. मेरा व्यू ये बनता है कि यार ये कहीं ना कहीं आप बोल भी सकते हो, पर
this is a little too extreme, right? It says without science mankind could not have. इसका मतलब ये कह रहा है कि साइंस नहीं होता तो शायद हम इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते. अब ये हो गया थोड़ा सा आपका ये क्या कहते हैं, दिस इज अ इफ एंड बट वाला बात हो गया कि इफ दिस वुड हैव हैपेंड देन दैट वुड हैव हैपेंड. वो कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हम प्रेडिक्ट करें बेस्ड ऑन व्हाट द पैसेज इज गिवन. जनरली यू डोंट सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, where you kind of get into a if and then situation and then try to solve a question. तो ये वो वाला केस हो रहा है. तो आई एम नॉट रियली श्योर वेदर वन वुड बी द आंसर और नॉट. 32 में भी यहाँ पे वन तो पक्का नहीं है. द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. सो इन अ वे ये नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहा है. But author have also talked about the positive aspect of it. Author has not said that science is always destructible. तो वन तो मैं माफ नहीं करूंगा. बट टू जो है, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट. तो ये इन अ वे कह रहा है कि जो साइंस है वो इंसान मतलब अ मैन however he or she wishes, a man however he wishes that a science to be is what science today. तो ये इन अ वे ये कह रहा है कि ये जो ट्रूथ की बात की है एपिग्राम वाला, its power lies in emphasizing contrast and aspect of truth which it may be overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind and to treat the farmer as some abstract third party which sometimes we praise for his beneficial influence. So in a way author कह रहे हैं कि ये दोनों जो एक आप चीज ओवरलुक कर रहे हो वो है रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड. सो दैट इज द ओवरलुकिंग पार्ट दैट ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट. बट यहाँ पे ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड है. ये कह रहा है साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट. सो इन अ वे ये कह रहा है कि साइंस जो बना है वो मैनकाइंड से ही बना है, या मैनकाइंड के वजह से ही साइंस जो है वो वैसा है. नाउ वी डोंट नो. सी साइंस इज in a way natural. You see an empirical evidence and you say that okay, this is a science. Now a lot of natural activities are beyond a human's control or mankind's control. So you cannot say a science is what it is because of mankind. It was always existing, like gravity always existed. It was Newton who gave it a name and a mathematical model for it. But it always existed. So you cannot say, oh, science what it is today is because of mankind. So ये थोड़ा मेरे को पता नहीं है ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है. So the way I look at it is little different. So that's why I am really not sure whether what would I mark. So ये जो passage था, I found it a little more trickier. Not because of the passage. Passage in a way was okay, but these options are very, what do you say? काफी ग्रे एरिया में है. दे आर नॉट ऑन इधर राइट और रॉन्ग साइड. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट दिस. सो क्वेश्चन सेटर ने किस नजरिए से देखा होगा, इट वुड डिपेंड ऑन दैट. बट टू क्वेश्चंस, आई गेस दीज टू क्वेश्चंस इज व्हाट आई स्ट्रगल्ड विद. बट आई गेस अदर क्वेश्चंस का सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल के आ रहा है. दिस वाज अबाउट पीपल ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, प्लेसेस and trying to understand the values there. तो ये local versus universal values directly यहाँ पे दिया हुआ है. fundamental common values, how does it differ in your place versus at other place, right? So if you travel only then you would understand कि values कैसे different होते हैं. fundamentally होता है but shape and form are different, right? 34 यहाँ पे बहुत tempting answer है one, क्योंकि ये humans की बात कर रहा है, हालांकि पैसेज वैल्यूज की बात कर रहा है. तो मैं फॉर दैट रीजन वन एलिमिनेट करूंगा. तो ये बी सी डी सॉरी ए सी डी एलिमिनेट हो जाता है, बी आंसर रह जाता है. तो बी में कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये तो रिजॉल्व की बात ही नहीं है, बट यहाँ पे ये अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली तो बात किया नहीं होगा. पर अगर आप लास्ट लाइन देखोगे, इसने बोला है दोज हु विश टू लिव एट ईज अमंग अदर फेलोज. हाउ डू यू लिव विथ ईज एट हाउ डू यू लिव विथ ईज विथ अदर फेलोज? बाय ओवरकमिंग द डिफरेंसेस, चैलेंजेस दैट अराइज बाय बीइंग टुगेदर. तो आप उनके साथ रहो और जो भी आपको चैलेंजेस फेस हो रहा है इंटरेक्शन में, उनके साथ if you want to gel along with them, if you are facing any challenges,
If you are someone who has traveled across, who understand human values, you would be able to overcome those challenges. तो मैं उस केस में इसको सही मानूंगा, that yes, differences can be resolved or it can be overcome. So 2 and 3 is what I would suggest in this case. Let x be a 2-digit number. ये वाला क्वेश्चन में 8 आंसर आ रहा है मेरा, क्योंकि ये 99 बनता है ये ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर. तो ये 1881 हो सकता है, 2772 हो सकता है, 3663 हो सकता है, 4554 हो सकता है. सो टोटल 8 वैल्यूज. x और y कुछ भी हो सकता है. सो दैट डिफरेंशिएशन इज नॉट गिवन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये. 63 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एवरेज ऑफ बॉयज. तो ये अगर आप ये करोगे तो 42 आता है. सो बी बॉम्बे वॉज द आंसर. यहाँ पे इन माई क्लास आई हैड सेड दैट एवरी आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स वंस. एवरी आर it coincides once. So generally every 12 hour you would say 12 times, but ऐसा नहीं होता है, 11 times होता है. क्यों? हर घंटे में एक बार होता है. पर अगर आप 11 to 12 देखोगे और 12 to 1 देखोगे, ये दोनों आवर्स के लिए there is one common time which is 12 o'clock, right? So 10 to 11 में एक बार होगा और 1 to 2 में एक बार होगा और 12 बजे एक बार होगा. तो ऐसा 3 टाइम से आएगा, राइट? 2025 सेम कैलेंडर कब होगा? सो नंबर ऑफ ऑड डेज जब 7 हो जाएंगे तब आपका कैलेंडर ईयर सेम हो जाएगा. सो 2025 1 2026 2027 2028 लीप ईयर होगा. सो +2 2029 30 और 31 5 + 2 7. सो 2031 में आपका 7 ऑड डेज आ जाएगा. सो कैलेंडर वर्चुअली सेम हो जाएगा. दोनों भी नॉन लीप ईयर है तो वह कैलेंडर सेम हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन अगेन वेरी इजी. यहाँ पे आर और एस इवन बोला है. दिस इज क्यू इंटू एस. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर इज इवन. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर इज इवन. यहाँ पे जो है क्यू प्लस आर ये ऑड है. पी प्लस एस ऑड है. ऑड इंटू आर इज ऑल्सो ऑड. सो ये भी सही था. So 1 2 3 was the answer. 40 what is the angle? तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा R hand moves by 0.5 degree every minute and minute hand moves 6 degrees every minute, right? So 4 बजे का जो टाइम होता है is something like this. तो ये 120 डिग्री है. और 4:25 का जो टाइम होता है, so this is 4, this is 5. So 4 let me use other marker. R hand यहाँ पे होगा, मिनट हैंड यहाँ पे होगा, राइट? सो इन दिस केस अगर आप देखोगे ये जो मिनट हैंड है ना, सॉरी ये जो R हैंड है 25 मिनट्स में 12.5 डिग्रीज मूव होगा, क्योंकि एवरी डिग्री इट मूव्स बाय 0.5 डिग्री. और ये जो मिनट हैंड है ये पूरा जो एंगल है ये 25 मिनट्स में 150 डिग्री मूव होगा. ऑलरेडी 120 था, 150 हो गया. सो ये 30 डिग्री अहेड हो गया है. सो 30 माइनस 12.5 इसका आंसर आता है 17.5 डिग्रीज. ओके, very good question, very good passage. It said that nowadays school education is restricted to delivering number of hours but not ensuring that students are actually learning, right? And that's why it creates 3 kinds of categories. It says some survive, some shine, some are left behind, right? So in a way author कह रहा है कि if you keep repeating the same you will not produce different results. So in a way author कह रहा है कि थोड़ा सा change आना चाहिए in terms of what parameters do we look at when it comes to effective teaching. So 41 का जो आंसर था, in conventional classroom learning the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. तो ये वाला आंसर सही था. वही ऑथर ने बोला है कि you focus too much on number of hours
एम्फोसाइजिंग फिक्स ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस, तो ये सही था। ये गलत था, कन्वेंशनल क्लासरूम एनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन, ऑल मेक्स इट एक्सट्रीम, राइट। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएट नहीं होते हैं बच्चे, एक डिफरेंशिएशन तो यहीं पे दिया है, शाइन सर्वाइव लेफ्ट बिहाइंड, राइट। तो इन्हीं में भी फर्दर डिफरेंशिएशन भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज नॉट हेल्पिंग आउट और इज वीडिंग आउट ऑल डिफरेंशिएशन, नो, there are still people who are very different, even if they follow the same process of education. 42 above passage, what are the assumptions have been made? As a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, India does not need to change. This is a little too far-fetched option, and again author would not agree with this. And unorganized sector employment not mentioned. Even with its present conventional classroom, India produces sufficient number of skilled workers. No, author कह रहा है उल्टा, only 10% वो बोला है, only 10% are created which are employable, so it's not sufficient. When a child reaches adolescence, again a very good passage. I really like the way how UPSC experimented this year, last year or till previous year. A lot of focus used to be on environment, forest, climate change related passages. This year they have kind of used different variety of passages. They ask passages based on books, science, technology, a little bit of philosophy and literature. So really like the way at least this year they experimented with different genres of passages. So this is one such passage which I guess a lot of you would also relate. This is more about how kids, when they reach their adolescence, how they see their parents as more dominating and how it doesn't really help them in their effective upbringing, right? So based on the passage, which of the following assumptions have the author does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive? तो ये यहाँ पे एक love for power वाला डिस्कशन हुआ है. However, are so dogmatic. Dogmatic means you do what I am telling you to do, and which is often disguised for love of power. That means parents generally tend to be more affirmative, assertive, dominating, which in a way doesn't reside well with the kids. So one was fine. The adolescent of modern times does not have much respect for parents. So respect की बात नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि how naturally their transition takes place, which may or may not involve respecting their parents, right? तो यहाँ पे रिस्पेक्ट वाला बात इज लिटिल टू फारफेच्ड, डिस्कस नहीं हुआ है. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, सो ए थोड़ा सा मॉडरेट आंसर है. ये इन अ वे कह रहा है मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे अननेसेसरी, नॉट कैपेबल, स्टबर्न, केयरलेस, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स है. Author is not against adolescent kids. Author is saying maybe parents' involvement in the age of adolescence may not be effective, which is this, may not be much of much help, right? So A is what? May not की वजह से this becomes a little too moderate. ये extreme नहीं है. B, C, D are extreme. नंबर ऑफ 5 used 260 पेज, इसका आंसर 56 है. काउंट नॉर्मल काउंटिंग क्वेश्चन है. मैंने भी शायद सॉल्व किया है, लेट मी चेक. या नंबर ऑफ 5 कम्स आउट टू बी 56. नॉर्मल काउंटिंग है. वी हैव सॉल्व सच क्वेश्चन, क्लासिक नंबर सिस्टम क्वेश्चन. ये वाला जो क्वेश्चन था, दिस वाज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7. ये अगर आप काउंट करोगे तो 28 नंबर्स हो जाते हैं. सो दे आर आस्किंग 28 टर्म्स, सो एग्जैक्टली टिल 7. सो दिस सम इज 1, देन 3, देन 6, देन दिस वाज 10, 15, 21, 28. अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो 84. सो बी बॉम्बे वाज द आंसर इन दिस केस.
47 again classic question percentage का assume some number 100x other will be 120x other will be 100 by 1.2x को सॉल्व कर लोगे 1350 आ जाएगा आंसर। 2 डिजिट नंबर तो यहाँ पे जो था दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन अगेन सी डी दिस रिजल्ट्स इन 1c एंड e। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे a plus c results in c and that is only possible when a is 0. Now a is not 0, it says a 2 digit number and a is at tens place, so a cannot be 0. So what does that mean is a plus c has a carry forward of 1 which results in a number that ends in c, right? So in that case अगर आप देखोगे a का वैल्यू 9 हो सकता है because 9 plus 1 will be 10 and 10 plus c will result in 1c, this 1 and this c, right? So 9 is the appropriate answer. 49 यहाँ पे मैंने triplets again trial and error वाला question था. I guess I have listed down the triplets. Let me find those out. Okay, so one triplet was 5 to 1 or 1 to 5. The other one was 6 1 to 6. Then other one was 1 to 7 and then one more was 137. ये चार ट्रिपलेट्स बन के आते हैं which follows this condition. Okay, ये वाला क्वेश्चन भी both were appropriate statements क्योंकि दोनों में शायद 1 orange plus 1 mango is equal to apple बन के आ रहा था which was in line with what was given here. यहाँ से भी यही इक्वेशन बन के आ रहा था, यहाँ से भी यही इक्वेशन बन के आ रहा था और स्टेटमेंट 1 से भी सेम इक्वेशन बन के आ रहा था. So both 1 and 2. This was a very good question. Here is a classic case where scientists have found a way where they exclaimed scientist था, ये वाला बहुत important था. यहाँ पे it means scientists were happy, so they must be happy for some good reason. और वो reason क्या हो सकता है वो यहाँ पे पूछा है. What is the practical suggestion? तो क्या हुआ था यहाँ पे? They were able to induce carbon dioxide in rocks. Now because of that the acidic mixture dissolved rocks and formed limestone. So basically now here is a mechanism where you can take CO2 and insert it into the rocks and get a limestone which will be used for construction. So it's win-win on both the case. We need lesser and lesser CO2 in the environment. So one of the ways is concentrate the CO2, put it inside the rocks, get the limestone, use it in the construction. So it was a win-win situation and I guess that's why scientists were exclaimed. तो वो वाला situation यहाँ पे दिया है. This can be used as one of the methods for carbon sequestration. This means कि आप carbon dioxide you can trap it somewhere. So yes, it's a good thing. That's what author or scientist would be happy about. Geographers analyze ये southern ocean में. So it says icebergs are responsible for storing 20% of the carbon. And if those icebergs start melting, the melting water would result in iron and other nutrients in the water, and that would basically support the fact that there is a phytoplankton growth in the water, right? Phytoplankton was one of the first elements because of which life bloomed on Earth, right? So it's one of the it was one of the important element, but too much of it is also not good because then it destroys the marine life. So which of the following assumptions have been made? Giant icebergs have a bearing on primary productivity and food chains of the Southern Ocean. This is true because these icebergs, when dissolved, will give away a lot of nutrients which would result in
good or bad productivity based on what marine life is there. 2 is also fine. It would impact the fisheries, yes, because nutrients would flow into the water, and climate change effects, yes, because it has trapped the CO2. Maybe though that would kind of or a simple melting of iceberg would increase the water levels, which may bring more floods or in a way climate change. So 1 and 2 both are fine. This was a very good passage. Evolution has endowed caterpillars that feed on corn. यहाँ पे I have a little different opinion than other experts. So there is a what do you say, a tussle between B and C option. But what I would suggest is, if you look at the question, it says logical, rational, and practical message. Now, what is rational, logical, and practical? Our answer has to conform with these 3 words. So if you look at C, this finding can help in the development of organic, ecologically sustainable pesticides. This is logical, rational, but not practical. See, this इसके लिए और research लगेगा. You are basically saying you can now have an end product which is pesticide, but pesticide के लिए पहले कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, which is antimicrobial compounds. So ये मेरे को ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है. ये अगर हो गया तो ये हो जाएगा. But what is immediate, practical, which is B Bombay. So that's why I would mark B Bombay as an answer over C, because it is more, what do you say, more immediate effect or more practical effect than a full-fledged creation of pesticide. पहले कंपाउंड बनाओगे, फिर उसको रिफाइन करोगे, फिर टेस्टिंग होगा, एक्सपेरिमेंटेशन होगा, और फिर उसके बाद पेस्टिसाइड बनेगा. सो रैशनल, लॉजिकल, बट नॉट रियली प्रैक्टिकल इमीडिएटली. पहले ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई बी बॉम्बे इज व्हाट आई वुड मार्क हियर. दिस क्वेश्चन अगेन वेरी इजी. 32, ये 2 है यहाँ पे, तो ये 32 को भी 2 में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 2⁻25 प्लस 2⁻27 बन जाता है. ये 2⁻25 इन ब्रैकेट 4 + 1, 2⁻25 इंटू 5, तो this is 2⁻24 into 10. So this is divisible by 10. ये वाला क्वेश्चन अगेन 5 was the answer, क्योंकि अगर 3 आंसर है तो 1 और 2 नंबर है, तो उसमें पता चल जाएगा P कौन सा है, Q कौन सा है. अगर 4 आंसर है तो 1 और 3 है. 2 and 2 not possible because they are positive integers, and P and Q uniquely determine नहीं कर पाते हो आप. So they are distinct integers, so P is less than Q. 2 and 2 possible नहीं है क्योंकि P will be equal to Q. तो ओनली 1 केस 1 and 3 तो इसमें पता चल जाएगा. 5 में पता नहीं चलेगा क्योंकि 1, 4 and 2, 3 इसमें फिर अभी P कौन सा है, 1 है या 2 है, पता नहीं चलेगा. सो इन दैट केस C वुड बी द आंसर. 56, इसका स्ट्रेट अवे आंसर साउथ आ रहा है. इसका डायग्राम, लेट मी फाइंड आउट, आई हैड ड्रॉन अ डायग्राम फॉर इट. यस, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है. This is 100, this is 100, this is 300, this is his house, this is his office. And अगर आप डायरेक्शन देखोगे, अगर we assume that he walked initially in which direction, if he is exactly in the northeast direction, तो यहाँ पे अगर इसका हाउस है और उसका ऑफिस उसके हाउस से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, सो आई अज्यूम दिस इज नॉर्थ एंड आई अज्यूम दिस इज ईस्ट. तो ये हो गया साउथ, तो वो पहले इधर गया, मतलब साउथ में गया. सो सी. 57, इसका आंसर, हाँ, इसका डायग्राम ऐसा बनता है. ये अभी इधर मुड़ा हुआ है, ही इज लुकिंग टुवर्ड साउथ, और यहां से वो क्लॉकवाइज घूमेगा. तो क्लॉकवाइज वो नीचे देख रहा है, तो उसका क्लॉकवाइज ऐसा घूम के हुए जाएगा इधर. ये तो 180 डिग्री हो गया पूरा, प्लस 45 डिग्री, तो वो भी इधर जाएगा. तो वेयर इज ही मूविंग नाउ? ही इज नाउ मूविंग इन, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट. सो ही इज मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट.
इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। कंक्लूजन 1, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। मे नॉट बी ट्रू। जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अज्यूम हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग, सो वी कैन नॉट से वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। मे नॉट बी ट्रू। हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा शायद डिमांड है, तो नॉट ओनली आर वी प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट, ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग टू फुलफिल द डिमांड, सो वी मे बी इम्पोर्टिंग। So D, neither conclusion can be followed. Question number 59, यहाँ पे I guess you had to combine the both, क्योंकि जो m plus n वो I guess 1 plus 24 is greater than 24 आ रहा था, और 24 is greater than 1 आ रहा था. So that was the only case. If you combine the both, you would get the answer, right? So इसका आंसर C था. Then in this case, what is the time required to download the software? तो अपने को साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए और स्पीड पता होना चाहिए. तो ये मान लो हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड. डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टाइम पता चल जाएगा, तो यू विल गेट द टाइम. सो सी वाज द आंसर. डेमोक्रेसी वाला क्वेश्चन था ये. अगेन यहाँ पे देर आर सम एक्सपर्ट्स और बेसिकली सेइंग ए इज द आंसर. मेरे हिसाब से ए आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन इज क्रक्स ऑफ द पैसेज. क्रक्स ऑफ द पैसेज में आपको पूरा पैसेज का क्रक्स पता होना चाहिए. यहाँ पे जो है ये मीडिया की बात कर रहा है, जो कि सिर्फ लास्ट सेंटेंस में डिस्कस हुआ है. इसके पहले मीडिया डिस्कस नहीं हुआ है. ऑथर हैज डिस्कस्ड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, एंड in the end he discussed about media. So you cannot say media was the crux of the passage. The crux of the passage was freedom of expression. So that's why C is what I would mark. 62, this was about interconnected home devices. ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि this would प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कंपनीज might start taking your personal data. They will have powerful incentive to observe consumer behavior, to understand buying needs and preferences. So maybe more and more products will come out in the market, which is more capital expenditure. थोड़ा सा far-fetched है, but none of the other options make sense. Some of you might say, sir, D आंसर क्यों नहीं है? D क्योंकि ना सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क की बात कर रहा है. अगर वो होता तो ऑथर इतने सारे एडवांटेजेस की बात नहीं करता. नेटवर्क देयर होम्स, understanding buying needs, consumer behavior, corporate storefront, right? If author was apprehensive about what do you say, data being leaked or so, author का टोन थोड़ा सा और निगेटिव हो सकता था. बट यहाँ पे ऑथर ने सिर्फ आखिरी में बात किया है, विथ और विदाउट कंसेंट और अग्रीमेंट बोला है, and analyzing the data. So corporates will analyze the data and bring more products in line with consumer demands. तो उसकी बात की है. तो we will be at a risk. ये अगर ऑप्शन मेरे को मार्क करना है तो उस तरह का निगेटिविटी पूरे पैसेज में दिखना चाहिए, बिकॉज वी आर इसेंशियली सॉल्विंग मैसेज इम्प्लाइड बाय द पैसेज. तो वो मेरे को ये नहीं लग रहा है. ए स्टिल मेक सेंस. ए कह रहा है कि इसका मार्केट अभी और बढ़ेगा. Manufacturers will start giving you more products, which means more capital expenditure. So थोड़ा सा far-fetched है, but still it's fine. Green growth, sustainable growth वाला पैसेज था, one of the easiest passage in the exam, और आंसर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. Poverty eradication not discussed, GDP not discussed, cannot be prevented, a little too extreme. C was fine. That if you need sustainable growth, now is the time to act, or maintaining high environmental standard is now prerequisite. ये वाला क्वेश्चन आई गेस इसमें सिर्फ एक ही आंसर बनता है. दोनों को कंबाइन करोगे तो 6 into 2 और 6 मतलब 6 and 2 as x and y आंसर निकल के आता है. सो आई गेस बोथ आर रिक्वायर्ड. दिस वाज द क्वेश्चन. आई गेस यहाँ पे अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, आई गेस आई हैव सॉल्व्ड इट. वेयर वाज दिस? या तो ये अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो मेरा एक्सप्रेशन बन के आ रहा था
x इज इक्वल टू 2y और z is equal to 1.5y. Meaning what? X is more than z is more than y. So y was the lowest. Who received the least amount? Y. अगर ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आ रहा था आंसर. So C. So you can also cross check if you are getting this or not. यहाँ पे I guess many cases were possible. मान लो क्लासरूम में अगर 3 ही स्टूडेंट है 50, 60 और 70 वाले, राइट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 हो गए और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. पर आई में है 50, 51, 60, सॉरी 50, 51 नहीं 59, 61 एंड 70. 5 स्टूडेंट्स एंड स्टिल बोथ स्टेटमेंट्स आर सेटिस्फाइड. तो पता नहीं चल रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो सकता है. सो कैनॉट बी डिटरमाइंड बाई इवन आफ्टर कंबाइनिंग द बोथ. 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, सो सम इज ऑल्सो प्राइम. तो ये वाला मैंने सॉल्व किया हुआ है 67. तो ये अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे थे. तो जैसा कि अगर आपको बोलूं 3, 5, 11 was one case, then 3, 7, 13 was one case, 5, 7, 11 was one case, then 3, 7, 19, 5, 11, 13, 3, 5, 23. बहुत सारे केसेस बन रहे थे. ये ऐसे नंबर्स है जिनका सम इज ऑल्सो प्राइम. अगर आप इन सब का सम देखोगे तो वो भी प्राइम नंबर ही आता है. 19, 23, 23, 29, 29, 29 and so on, right? तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अ लॉट ऑफ केसेस आर पॉसिबल. फिर अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लू देयर सम इज लेस देन 23, तो सिर्फ एक ही केस बनते आ रहा है 3, 5, 11. सो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट. बट स्टेटमेंट 2 वन ऑफ द नंबर इज 5. इसमें बहुत सारे केसेस है. ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस है, बहुत सारे केसेस है. सो स्टेटमेंट 2 अलोन विल नॉट गिव यू द आंसर. सो 1 अलोन वाज सफिशिएंट. दैट्स व्हाई आई मार्क्ड ए. Can be answered by using one of the statement alone, but not by using the other statement. 68 is x by y an integer. इसमें दोनों possibilities है. अगर x equal to 1 लू और y equal to 2 लू तो ये भी satisfy हो रहा है, ये भी satisfy हो रहा है. और x equal to 1 by 3 लू और y equal to 1 by 3 लू, right? So in this case I can say x plus y is integer. In this case I can say x by y is not an integer. But x equal to 1 by 3, y equal to 1 by 3 is followed by both statements. So even after combining the two statements, you will not be able to find the answer. Okay? तो ये इसमें थोड़ा सा confusion था मुझे, but let me know if you agree with this. x equal to 1 by 3, y equal to 1 by 3. अगर ये केस होगा तो statement 1, statement 2 दोनों satisfy कर रहा है, but x plus y integer नहीं है, right? So that's why I marked D as the answer in this. 69 अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, पर इसमें एक प्रॉब्लम था. यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं है कि पी क्यू आर इंटीजर है. तो अगर आपका मान लो Q 16 है और ये लोएस्ट है, तो P और R का एडिशन जो है वो 50 होना चाहिए. बट बहुत सारे केसेस पॉसिबल है. आई मे हैव इट एज 16.1 एंड लेट्स से 17.9 और आई मे हैव इट एज 17, राइट? What is the price of article P? तो 1 और 2 इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है. मे बी दिस इज 17.9 एंड 16.1. सो स्टेटमेंट 1 किसी एक केस में फुलफिल हो रहा है, स्टेटमेंट 2 किसी एक केस में फुलफिल हो रहा है. बट इफ आई कंबाइन द स्टेटमेंट 1 एंड 2 देन आई गेट P इज इक्वल टू R विच इज फुलफिल्ड बाय ओनली वन कंडीशन विच इज 17. सो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनिक आंसर निकल के आएगा 17 एंड 17. क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये क्या कह रहा है? P इज नॉट मोर देन R. दैट मीन्स P इज लेस देन और इक्वल टू R, और यहाँ पे P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R. दोनों को कंबाइन करोगे ना तो P इज इक्वल टू R आ रहा है, राइट? दैट इज द कॉमन ग्राउंड वेयर बोथ द स्टेटमेंट सेटिस्फाई, और वो फिर 17 यूनिक नंबर बन के आएगा. सो C 70 PQRS appear in a test
इस केस में आई गेस आई हैव सॉल्व दिस, ठीक है। appeared in a test has P scored more marks than Q, तो इस केस में क्या है, मैंने एक्सट्रीम ऑप्शन अगर आप कंसिडर करोगे, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q इज इक्वल टू सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S। तो मान लो P Q R S, ये मान लो 32 है, ये 0 है, ये 16 है, ये 16 है। सो P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S, 32 32। सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, अब P प्लस एस क्या है, 16 प्लस 16, सॉरी 32 प्लस 16 इज मोर देन R प्लस Q विच इज 16 प्लस 0, राइट। सो हैज P स्कोर मोर मार्क देन Q, सो ये वाले केस में आंसर यस है। पर यही अगर मैं उल्टा कर दूं, right, now suppose ये 32 0 और ये 16 16 कर दूं, then also both statements are being satisfied, you see, and in this case P is equal to Q, right? So has P scored more marks than Q, यहां पे आंसर नो आएगा, और जो पिछला केस था उसमें आंसर यस आएगा। So despite combining the both statements, we still don't know what's the exact case. So D Delhi cannot be answered using both the statements together. Poetry वाला क्वेश्चन था straightforward. It said poetry is a mechanism to what do you say? Confront the power, or it says humility and defiance. Humility because it gives you hope. Defiance because it gives you courage to defy the power or speak to power, speak truth to the power, right? So that was D Delhi. In world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. It gives you hope, it gives you courage, humility and defiance. Passage 2, flower was not invented. अब यहाँ पे जो है ना, ऑथर क्या कह रहा है कि फ्लावर परफ्यूम देने के लिए नहीं है, वो तो ह्यूमंस उसका यूज वैसा करते हैं, बट नेचुरली फ्लावर का यूज बहुत अलग है, विच इज फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल। दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नेचर्स लग्जरी कह रहा है, फ्लावर्स आर क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी, नो, इट्स फॉर नेसेसिटी। वो लग्जरी पर्पज के लिए थोड़ी ना यूज हो रहा है, इट इज टू नेसेसिटेट द पॉलिनेशन एंड ऑल। सो वन इज नॉट द आंसर। 2 कह रहा है ऑथर डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस, ही डज बिलीव इन यूजफुलनेस, दैट्स व्हाई वो कह रहा है पॉलिनेशन होता है, द इंसेक्ट्स फीड ऑन इट, एंड दैट्स व्हाई द पेटल्स एंड फ्लावर ब्लूम्स एंड ऑल। सो नीदर 1 or 2 इज व्हाट आई विल मार्क, राइट। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट का मैंने की देखा, उनका थोड़ा डिफर कर रहा है। यहाँ पे आई गेस यही वाला स्टेटमेंट अगर आप लोगे तो आंसर आ जाता है, आई गेस 15 एंड 51 आंसर आता है जस्ट बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, और डिफरेंस फिर आ जाता है आपका 36। सो ओनली विद दिस क्वेश्चन, दिस डेटा एंड दिस स्टेटमेंट आपका आंसर बन जाता है 15 एंड 51, इसकी जरूरत भी नहीं है, राइट। So either can be solved by one of the statement alone. 74. Pradik becomes either a director or a producer. तो अगर प्रदीप डायरेक्टर बन गया तो प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, सो PS और SP बोथ आर फाइन। और अगर प्रदीप प्रोड्यूसर बन गया तो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो QR और RQ बोथ आर फाइन, दैट्स व्हाई बोथ SP एंड RQ। ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, प्लस के जगह माइनस लिखना था, माइनस के जगह क्रॉस लिखना था। आई गेस ये 10 मैंने सॉल्व भी किया है, -25 आंसर आता है इसका। Where did I solve this? Yeah, so this is 10 minus 30 into 100 divided by 50 plus 25. बॉडमास रूल लगाओगे -25 आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 76,
ये वाला क्वेश्चन मेरा आंसर नीदर 1 और 2 है। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं जो मैंने सॉल्व किया है ना। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इससे क्या निकल के आ रहा है, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y और 3x इज इक्वल टू 4z। तो मैंने क्या किया, z इक्वल टू 3 ले लो, तो x कितना हो जाएगा 4 और y हो जाएगा y इज लेस देन और इक्वल टू 8/3, राइट। तो ये आ जाता है यहां से, और ये अगर आप लोगे 9y इज लेस देन और इक्वल टू 24, तो ये आ जाता है सॉरी ये आता है 9y इज ग्रेटर देन 24 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 8/3। तो ये जो दो स्टेटमेंट है इफ वाले, उससे आता है y इज लेस देन और इक्वल टू 8/3, पर जो कंक्लूजन दिया है वो एग्जैक्ट अपोजिट दिया है, y इज इक्वल टू 8/3। नाउ बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई ये आंसर नहीं था। ओके, तो 1 इज नॉट करेक्ट। और 2 में क्या हो रहा था, 2 में आ रहा था x लेस देन 2y लेस देन और इक्वल टू 2z, ये आ रहा है इन दोनों से। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू z। तो ये कह रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू z है, ये कह रहा है कि x लेस देन 2z है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि व्हाट इफ x इज बिटवीन z एंड 2z। सो इन दैट केस वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। सो दोनों में, दोनों केस में सेटिस्फाई होगा, ऐसा कोई आंसर है नहीं। सो नीदर 1 और 2, ठीक है। ये वाला वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ए बी सी डी था, इनका अगर नंबर सीक्वेंस में नंबर देखोगे 1 2 3 4 होता है तो 24। वैसे ही आई जे के एल का आई गेस 9 10 11 12, 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 करोगे तो 1188 आता है। 78 उल्टा लिखना था, बस ए ऐड करके, पॉट था, पॉट अगर है तो आपको ए लगाना है, तो ए टॉप हो गया वो, राइट। सिमिलरली ए पार्ट हो गया, तो इसका आंसर जो था ए, और उल्टे केस में अरेना, ARENA, और उसके पहले ए लगाना था। सो डी दिल्ली। 79 ये जो क्वेश्चन था, दिस इज 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 1। 14 was 2 cube 2 square plus 2। 39 was 3 cube 3 square plus 3। तो उसी केस में 84 जो है वो आता है 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4, और जो नेक्स्ट आता है वो है 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5, विच वॉज 155। सो बी बॉम्बे वॉज द आंसर हियर। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें आई गेस 2 केसेस बनते थे और एक केस एलिमिनेट हो जा रहा था, राइट। आई गेस द करेक्ट आंसर जो आ रहा था S5 Q15 T12 R4 और P10, ये मेरा आंसर बन रहा था। सो S और Q 2 केसेस बन रहे थे, इधर 515 और 412। तो 412 वाले केस में ऐसा हो रहा था कि T भी 12 आ रहा था और Q भी 12 आ रहा था, which is contradictory because they are saying they have to be distinct among 4 5 and all। so वो वाला केस एलिमिनेट होके सिर्फ ये केस बच रहा था, P plus R minus T was 14 minus 12 2। so that was the answer। okay, so all in all I guess those who were part of my batch, you would have delighted to see so many similar questions। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इन्हीं लाइंस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये सारे कंसेप्ट मैंने मेरे कोर्स में कवर किए थे। इन सम डेज आई एम प्लानिंग टू रिलीज अ वीडियो वेर आई वुड शो विद द प्रूफ ये वाला कंसेप्ट मैंने किस लेक्चर में कब कवर किया था। सो यू वुड सी दैट स्निपेट ऑल्सो। ऑल इन ऑल आई गेस दिस वॉज अ good question paper। I guess a fair English was little trickier than last year। Last year
काफी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, पॉलिसीज. इस साल उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन किया है. दे काइंड ऑफ यूज डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैसेजेस, बट थोड़ा सा ट्रिकी था. ऑप्शंस वर लिटिल क्लोजर. समटाइम्स यू हैड टू बी इन द सेट ऑफ इन द शूज ऑफ क्वेश्चन सेटर टू आइडेंटिफाई क्या आंसर हो सकता है. But all in all, I guess question paper was moderate side. जो रीजनिंग और मैथ्स और दूसरे क्वेश्चंस थे LR के, आई गेस दोज वर डुएबल. लास्ट ईयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे कीज मैच नहीं कर रहे थे, बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, अदर एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल्सो कमिंग एट द सेम कंक्लूजन एज व्हाट वी आर कमिंग टू. सो आई गेस इस बार कीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. सो इन केस इफ यू आर trying to figure out how much did you score, this is one of the keys that we have compiled together with our experts, other experts, and other institutes. सबका combine करके this is one key that I guess everybody can rely on. So I suggest go ahead, utilize this key. We will share this key in the description. अगर आपका स्कोर अराउंड 90 आ रहा है ±2 marks, quickly enroll for the mains batches. Take a rest for a day if you want, okay, but not more than that. उसके बाद let's start with the mains preparation. Sudarshan sir has started his batches. A lot of students last year benefited out of it, so please do give it a try and let us know how it goes. Okay, so do like, share and subscribe, and very important, if you feel there is any improvement needed in any of the question or answer, do let me know. I am happy to be corrected. We will change the key accordingly if we find there are certain differences. However, I feel this key that we are basically looking at, I guess it's a near accurate key and you can have a look at it. With this, thank you so much for watching this video till the very end. Have a good day ahead and keep preparing. Thank you.